एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है, आपको ऑलरेडी मालूम है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके इस फील्ड में यानी कि मनोविज्ञान की जब भी बात होगी, जब भी साइकोलॉजी की बात होगी, तो आपको ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसी के साथ अगर आपको वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आता है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो तो शेयर करते ही हैं, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, बात करेंगे आज आपका। देखिए, एमपी सेट साइकोलॉजी का जो एग्जाम हुआ उसकी आप लोग के पास आंसर की कल जो है आयोग ने, एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज दी है, अपलोड कर दी है। तो अगर अभी तक आपके पास आंसर की नहीं है तो आप उसको मैच कर सकते हैं एंड उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके। ठीक है, सिंपली आपको एमपीपीएससी टाइप करना है गूगल में जाके। सबसे पहली जो वेबसाइट खुलेगी वहां से जाके आप अपनी प्रोविजनल आंसर की जो अभी आई है उसको वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोविजनल आंसर की आने के पहले एक ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की आप लोगों ने देख ली है। ठीक है, हमारे द्वारा जो आपको यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, उसमें जो आंसर्स थे लगभग लगभग सब मोस्टली आपके 75-80 सवाल जो हमने कराए थे आपको। ठीक है, लगभग लगभग वही आंसर्स यहाँ पे आपके पास है, तो आपको ऑलरेडी एक जनरल आइडिया था कि आपके आंसर्स किस प्रकार से होने वाले हैं। सेम उसी प्रकार से एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड किया है। तो देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार के सवाल थे, क्या क्वेश्चंस थे और उनके क्या नवीन आंसर्स दिए हैं। जो सवाल छूट गए थे, जो कुछ डाउटफुल सवाल थे, उनको भी देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या आंसर दिया है एंड क्या कुछ चेंजेस वगैरह, आप कुछ क्लेम वगैरह का भी समय दिया है उन्होंने, कितने दिनों का क्लेम करने के लिए भी आपको 7 दिन का समय दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ऐसे कोई सवाल हैं जिनको आपको क्लेम करना है या नहीं करना है, या सब सही दिया हुआ है, उन सभी विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और वीडियो में बात करेंगे हम, किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, आपके कट ऑफ के बारे में। कि आपकी देखिए अब आंसर की तो आ गई है, अब जो अगली धड़कन आपकी बढ़ेगी, हलचल होगी, वो किसके लिए होगी, वो होगी आपकी कट ऑफ के लिए। कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ आपका 180 प्लस जाएगा, कट ऑफ आपका 200 प्लस जाएगा, या कट ऑफ आपका 160 प्लस जाएगा, या 140 प्लस जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं मेनली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली 5, 10, 15, 20 नंबर जो है ऊपर नीचे वो हर कैटेगरी के लिए वहां पर वेरी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एमपी सेट एग्जाम की। तो देखिए, आपका एमपी सेट 2023 आपके जीवन में, मध्य प्रदेश के इतिहास में जब से ये राज्य का गठन हुआ, कब गठन हुआ अगर आपको मालूम है तो बता दीजिएगा नीचे कमेंट में, हमको नहीं मालूम। जब भी इसका जो है गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद से आप ये पहली बार जो है इस प्रकार की जो है एलिजिबिलिटी की परीक्षा ली गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की परीक्षा ली गई है जिसको नाम दिया गया है एमपी सेट का। अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें, जो आपने मैप देखा है उसमें कई सारे संभाग हैं, उनकी बात करें तो वहां के जो बच्चे थे, एक तो सबसे पहले उनकी जो है क्वांटिटी कम है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो मध्य प्रदेश से पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, उनकी क्वांटिटी कम है ना, नंबर कम है वहां पे। ठीक है, वहीं पर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, आपका जियोलॉजी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, एक्सेट्रा, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, वो सब में जो है भरमार है। यहाँ पे जो है आपके नंबर्स कम है, मतलब अप्लाई करने वाले भी कम, सेलेक्ट होने वाले भी और कम। ठीक है, तो उसी के साथ क्वांटिटी कम है यहाँ पे। उसी के साथ साथ बात करें तो जो लोग हैं यहाँ पर इसके पहले एग्जाम दे रहे थे, किसका, नेट का। ठीक है, तो जो लोग नेट क्वालिफाई हैं ऑलरेडी, वो तो इस परीक्षा की तरफ देखेंगे भी नहीं, यहाँ पर झांकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप मान के चलिए एमपी सेट की परीक्षा कौन दे रहा है, एमपी सेट की परीक्षा अमूमन वो विद्यार्थी दे रहा है जो लगभग मान के चलते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, ये लगभग 5-6 साल से जो वेट कर रहे थे। ठीक है, या वेट तो खैर कर नहीं रहे थे, लेकिन अब आ गई है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा जो है ये एलिजिबिलिटी की है, जो आगे आपको मदद करेगी, किसके लिए मदद करेगी, आगे आपके आने वाले एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए आपको जो है यहाँ पर इस परीक्षा का यानी कि इस सेट के सर्टिफिकेट का होना जरूरी है कि आप एटलीस्ट इतना एलिजिबल हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एपी के लिए आप वहां पर बैठ सके। ठीक है, तो इस बार हमको यहाँ पे हो सकता है साइकोलॉजी में यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो बैठ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, वहां पे हमको इंक्रीज देखने मिल सकता है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कट ऑफ वगैरह क्या जाएगा, किस प्रकार से चीजें वेरी करेंगी। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए साइकोलॉजी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं थोड़े से आपको इंक्रीज देखने मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए, मान के चलते हैं एक सेशन में अगर हर साल होता तो अगर 200 लोग बैठ रहे हैं, तो इस बार लगभग 800 लोग बैठे होंगे, ऐसा हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये 800 लोगों ने, ये जस्ट हाइपोथेसिस है, एच ए है। ठीक है, जस्ट मान के चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, एच ए है ये, कि अगर मान के चलिए 800 लोगों ने परीक्षा दी है, तो उसमें से प्रत्येक कैटेगरी का कैंडिडेट कितना कितना होगा। ठीक है, प्रत्येक उसका कितना कितना होगा, इन लोगों ने कितने मार्क किए हैं। अगर मान लीजिए कोई अनरिजर्व से 180 ला रहा है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई एससी या ओबीसी कैटेगरी से 182 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे खतरा थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर इसमें और ऊपर वाले भी होंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान नहीं रखना है, आपने तो अपना काम कराए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी हम पेपर को, और फिर बात करेंगे आगे कट ऑफ वगैरह के बारे में। ठीक है, उसी के साथ साथ हम देखेंगे इस परीक्षा में आपके टफ क्वेश्चंस कौन से थे।
ठीक है, टफ क्वेश्चंस कौन से थे आप भी इस वीडियो को देखते देखते नोट करते जाइए और वीडियो के अंत में नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कितने आपके अकॉर्डिंगली टफ क्वेश्चंस होने चाहिए थे। ठीक है, ये जो टफ क्वेश्चंस होंगे किस श्रेणी में आएंगे, ये उस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे कि टफ क्वेश्चंस किस दिन थे। आज की तारीख में आपको इजी लग सकता है, ठीक है, पेपर निकलने के बाद सभी के लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं 3 घंटे का समय है, कई जगह तो पेपर भी छीन लिया गया था 1 घंटे बाद, वो सब सिनेरियो भी था, तो आपके पास 3 घंटे का समय है। उस 3 घंटे में आपको क्या आसान लग रहा है और क्या टफ लग रहा है, कट ऑफ आपका उस पे निर्भर करता है, ठीक है, और वहां पर आप जो चीज करके आए हैं उसके ऊपर। चलिए सबसे पहले देखिए सवाल यहाँ पे 150 नंबर का, बिलीव्स एंड नॉलेज अबाउट वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस इज कॉल्ड, ठीक है, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, मेटाकॉग्निशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप इस सवाल को देखें, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में विश्वास और ज्ञान कहलाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आप अगर नॉलेज की बात करें तो देखिए किसी भी फैसला लेने के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्रिएटिविटी के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ये किसके अंतर्गत आता है, आपके मेटा संज्ञान के अंदर आता है, ना ही किसी समस्या समाधान के लिए, ठीक है। आपको अपनी ओन, आपकी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में मालूम है, इसका नॉलेज है आपको, ठीक है। तो ये सृजनात्मकता नहीं है, इसमें क्या करते हैं आप, नई नई चीज इनोवेट करते हैं, यहाँ पे आप फैसला लेते हैं डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ह्यूरिस्टिक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्गोरिदम वगैरह वो सब चीजें आप लगा सकते हैं, मेंटल सेट वो सब चीजें आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे आपका, मेटा संज्ञान, ठीक है। तो जो एक आम विद्यार्थी होगा, पढ़ने वाला जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस सवाल को सही करेगा, ठीक है, वो मेटा संज्ञान पे टिक लगाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रथम दृष्टया एक बार पढ़ के वो अगर नहीं लगा पा रहा, लेकिन अगर वो एलिमिनेट करने पे जाएगा, एलिमिनेशन करने से क्रिएटिविटी देखिए सीधे सीधे हट जाता है यहाँ पे, कि आपको अपने स्वयं के संज्ञान के बारे में मालूम है, ये कोई सृजनात्मकता नहीं है, इसमें कुछ भी नया इनोवेशन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग है और ना ही यहाँ कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान क्या है, आप अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली क्या जाएगा आपका यहाँ पे मेटाकॉग्निशन, और यही जो मेटाकॉग्निशन है ये आपके आंसर की में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सामान्य पढ़ने वाला विद्यार्थी साइकोलॉजी का अगर वो सही और अच्छा पढ़ रहा है तो किस पे टिक करेगा, वो यहाँ पर मेटाकॉग्निशन पे टिक करेगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आंसर नहीं बन रहा है तो एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंचा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, हुम ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू विचार चिंतन के बीच संबंध में योगदान नहीं दिया, जीन पियागेट, एडवर्ड सापिर, बेंजामिन लीबुस और एरिच फ्रॉम। अगर इस सवाल को देखें तो वही चीज लागू होती है नीचे वाले, एक सामान्य मनोविज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति इस क्वेश्चन में भूल नहीं करेगा कि आपको देखिए जीन पियागेट, क्योंकि आपका सिलेबस देखिए कहां से सिंक कर रहा है, पूरा यूजीसी का सिलेबस है, और जब आप यूजीसी का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें काउंट होंगी, ठीक है। आपका जीन पियागेट आपको मालूम है, बात करते हैं यहाँ पे भाषा के बारे में, वो बोलते हैं कि चिंतन पहले आता है फिर भाषा आती है, या चिंतन बाद में आता है पहले भाषा आती है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड सापीर ने आपको दिया हुआ है, और फिर बेंजामिन लीबुस ने भी आपके हाइपोथेसिस की बात की है यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, भाषा संज्ञान की जब भी हम जब हम भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं तब, ठीक है। एरिच फ्रॉम इसमें से एक ऐसे व्यक्ति है जो इस भाषा के बारे में बात नहीं करते हैं, और इसी के साथ साथ एक और है बीएफ स्किनर, वो भी इस संबंध में बात करते हैं, ठीक है। तो एरिच फ्रॉम इसका उत्तर होगा, नॉर्मली इसको भी सही लगाया जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपने देख लिए, एक सामान्य पढ़ने वाला व्यक्ति, एक जनरल साइकोलॉजी थोड़ा बहुत समझ बूझ रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा, एरिच फ्रॉम पे टिक करेगा, और नीचे वाला जो है आपका वहां पर मेटाकॉग्निशन के ऊपर टिक करेगा, ठीक है। एंड जो केवल टाइम पास के लिए गए थे, जो केवल जस्ट एग्जाम देना है उस वजह से गए थे, तो वो लोग से डरिए मत, वो लोग आपके कट ऑफ को हैम्पर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सवाल आपके सीधे सीधे यहाँ पर सही हो रहे हैं, और यही आपकी उत्तर कुंजिका में भी दिया हुआ है। अब देखिए अगला सवाल थोड़ा सा घुमावदार सवाल है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए नॉलेज का होना आवश्यक है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग के मुताबिक उनकी जो ट्रायर्किक थ्योरी है उसमें क्या किसकी बात की जाती है, तो उसमें यहां पर देखिए, यहां पर उसमें आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात की जाती है स्टर्नबर्ग के द्वारा। वो कहते हैं कि बुद्धि का मापन हम जो करेंगे परीक्षणों द्वारा, उसमें क्या मापेंगे हम, वहां पर उसका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, कितना आप विश्लेषण कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका मापन होगा वहां पे, ना ही क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ना ही प्रैक्टिकल, ना ही स्ट्रक्चरल। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में जो है कंफ्यूजन होगा मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं, डी तो हट जाता है यहाँ पे, तो इनके कंपैरिजन में 149 और 150 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये डाइसी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये मॉडरेट सवाल था, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बी लगा हुआ है, कहीं सी लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें होंगी। तो ये सवाल में जिसने ए मार्क किया है उसको यहाँ पर +2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 800 बच्चे हैं तो 800 में से 800 इसको सही नहीं करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% या 60% मान के चलते हैं, इतने बच्चे सही करेंगे। लेकिन नीचे के 2 सवालों की बात करें जनरल पढ़ने वाले, वहां पे 600 प्लस का आंकड़ा जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर एचए हाइपोथेसिस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे के सवालों को, और ऑलरेडी ये आंसर्स आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं हमारे द्वारा।
अब देखिए अगला सवाल, सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रमुख समस्या होती है। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ सर्वे रिसर्च? सर्वे रिसर्च की क्या समस्या होती है? विश्वसनीयता और वैधता दोनों, ये दिया है आपकी उत्तर कुंजिका में। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है आंसर टिक करने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ जाती है 1110 के अंदर। यहां पर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ में लगभग हर बच्चा यहां पर इसी को टिक करेगा। उनको एटलीस्ट ये मालूम है विश्वसनीयता क्या होती है और वैधता क्या होती है, ठीक है। नन ऑफ द अबव का तो चांस ही नहीं है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ, ये जो चीज है, ठीक है, इस पे अक्सर जो लोग यहाँ पर टिक करेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि जहां पर आपने देखा आपने स्टेट एग्जाम्स में जहां पर ए एंड बी बोथ होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पर सही आंसर यही होता है। 95% केसेस में आपको यही सही उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। सोच के चलिए 3 घंटे में वहां जो बच्चा बैठा है उसको क्या करना है? केवल +2 नंबर लाना है कैसे भी कैसे करके इस प्रश्न के अंदर। तो वो सेफ साइड कहां पे जाएगा? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ पे यहां पर जाएगा, इस पे यहां पर टिक करेगा, ठीक है। एंड जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे वो क्या करेंगे? वो या तो इस पे टिक कर सकते हैं या इस पे टिक कर सकते हैं, जहां पे उनको -2 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ यहाँ पे जो है मेजर प्रॉब्लम है आपके सर्वे रिसर्च का, एमपी सेट के पेपर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो कि है भी। अब आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 109 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, व्हेन वी गेट डेटा ऑन इंटरवल स्केल मैच्ड टू ग्रुप डिजाइन वी यूज, ठीक है। जब हमारा डेटा किसके ऊपर है? इंटरवल स्केल के ऊपर है। ये इंटरवल स्केल देख के थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, अंतराल मापनी पर प्राप्त किया गया हो तो वहां उपयोग किया जाता है किसका? सैंडलर ए टेस्ट, कोरिलेटेड टी टेस्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है ऑलरेडी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपको ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे आपका सैंडलर ए टेस्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है और आपके कोरिलेटेड टी टेस्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है, और सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसकी कि लोग सी पे टिक करें यहाँ पे और यहाँ पे ए पे टिक करें, इसमें ज्यादा है, इसमें लोग कम कर सकते हैं। इसमें अक्सर वो सुनते हैं कोरिलेटेड टी टेस्ट, तो इसको वो टिक कर सकते हैं। सैंडलर ए टेस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में पहली बार सुना होगा, ठीक है, लोगों ने, तो यहाँ पे वो इसको एलिमिनेट कर देंगे और सीधे सीधे इसको मार्क यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि आपसे में से भी कई अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैंडलर ए टेस्ट का पहली बार नाम सुना हो, ठीक है। तो कोरिलेटेड टी टेस्ट जो है ये इसका सही उत्तर है, मतलब दोनों ही इसका सही उत्तर है, इसलिए अदरवाइज वो जो लोग हैं यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए आसान सवाल है, आसान सवाल है ये वाला, इजी, +2 आराम से यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। कालक्रमबद्ध वर्गीकरण में प्रदत्त वर्गीकृत किए जाते हैं इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजी कालक्रम की जैसे ही बात आएगी समय वहां पर आपका चालू हो जाएगा। डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स पे नहीं, क्लास इंटरवल पे नहीं, लोकेशन पे नहीं, केवल किस पे? आपके यहाँ पर समय के आधार पर इसको वहां पर वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो ये आसान सवाल +2 यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी तक आपने देख लिया 3 इजी सवाल वहां पे आपको मिल रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पर 107 नंबर का सवाल जो है, इन द क्रुस्कल वालिस टेस्ट कैन बी अप्लाइड वेयर। इसको कहां पे अप्लाई करेंगे? सिंपली आपका डेटा ऑब्टेन फ्रॉम मोर देन 2 सैंपल, जो हमको 2 से ज्यादा सैंपल से हमको मिलेगा तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रुस्कल वालिस टेस्ट का यहाँ पर हम उस परीक्षण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी ये हो सकता है कि यहाँ पर लोग ऑल ऑफ द अबव देख के इस पे मार्क कर दें सेफ साइड जाने के लिए, तो उस केस में वहां पर गलत आंसर होगा। जिसका नॉलेज होगा इसको क्रिस्कल वालिस टेस्ट का, वही इस पर टिक करेगा कि डेटा जब हम ऑब्टेन कर रहे हैं मोर देन 2 सैंपल से तभी, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑलरेडी आपको पहले भी मालूम है। अब देखिए अगला सवाल, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ वी कैन आस्क द विक्टिम टू प्रैक्टिस। इसका करेंगे हम माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करेंगे, सचेतनता जो भी है इसका इस्तेमाल करेंगे। नॉन वायलेंस का नहीं, हेडोनिक ग्रोथ का नहीं, राइट अबाउट क्राइसिस इन अ सेंसर्ड वे, ठीक है। उसकी मदद करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी इसको टिक करेंगे। सचेतनता की, माइंडफुलनेस की बात होगी यहाँ पर, है ना। अहिंसा से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता यहाँ पर, ना ही सुखवादी अभिवृद्धि से, हेडोनिक ग्रोथ सुखवादी, ठीक है। और नियंत्रण के साथ अपने संकट को लिखना। अब यहाँ पर देखिए सेंसर्ड को वो नियंत्रण बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगला सवाल 86। यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में गलती होगी यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 86 के अंतर्गत, ठीक है। आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, अ फिनोमेना नोन एज जॉन हेनरिज्म इज एग्जामिन्ड विद द पेशेंट्स हैविंग हाई रिस्क फॉर, ठीक है। तो ये जो है सवाल देखिए थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, ठीक है। तो डायबिटीज हो सकता है, HIV, एड्स, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन। आंसर क्या है इसका आपको मालूम है? ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट उत्तर है। डायबिटीज नहीं, HIV, एड्स नहीं और ना ही इसका स्ट्रोक, ठीक है। तो इसको हाइपरटेंशन मार्क करें। ये सीधा देखिए यहाँ पर जो बोलते हैं लक और हार्डवर्क की बात, यहाँ सिंपली आपके लक के ऊपर मैटर करता है, ठीक है।
लक के ऊपर मैटर करता है आपको जॉन हेनरिज्म, आप पहली बार सुन रहे हैं तो कंप्लीटली आप सोचिए, आपको टिक तो करना है, तो आप किस पर टिक करेंगे? सोचिए आप, अगर आपको पहली बार देखा है आपने जॉन हेनरिज्म के बारे में, तो डायबिटीज पे हो सकता है टिक कर दें, HIV एड्स पे, स्ट्रोक पे, हाइपरटेंशन पे। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है केवल 25% या 0% है इसको सही करने की। आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है जॉन हेनरिज्म के बारे में, जिसको मालूम होगा वो अच्छी बात है, वो टिक कर सकता है हाइपरटेंशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक वगैरह पे भी लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल, इस प्रकार का सवाल जो है आपके कट ऑफ को यहाँ पर हैम्पर नहीं करेगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अ पर्सन्स एबिलिटी टू मीट द सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू बी रेजिलिएंट हैज बीन कॉल्ड बाय, ठीक है। तो अगेन देखिए थोड़ा सा टफ सवाल, जनरेटिविटी, एक्सटर्नल एडेप्टेशन, कैरियर कंसोलिडेशन, प्रो सोशल डेवलपमेंट। प्रो सोशल डेवलपमेंट तो नहीं, यहाँ पे प्रसामाजिक विकास यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सटर्नल एडेप्टेशन हो रहा है, बाह्य अनुकूलन की बात हो रही है कि आप जो है बाहर की चीजें जो है उसके साथ क्या कर लिया आपने, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको आपने मीट कर लिया रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, द मॉर्बिड कॉम्प्लिकेशंस इन द पेशेंट सच एज हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिक कोमा, नेफ्रोपैथी एंड ऑटोनोमिक एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी आर द रिजल्ट्स ऑफ, ये किसकी बात है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी डायबिटीज की, है ना। डायबिटीज की प्रोबेबिलिटी कि लोग इसको सही करें, इसकी चांसेस भी काफी कम है, काफी कम है यहाँ पे, क्योंकि टिक को सही कौन करेगा? जो थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा हो जिसने, ठीक है, थोड़ी बहुत बायोलॉजी जानता हो और इसी के साथ साथ उसको ग्लाइसेमिया का मतलब मालूम है ना। ग्लाइसीमिया का मतलब अगर आपको मालूम होता परीक्षा हॉल में जाने से पहले, ठीक है, तो आपको मालूम होता कि ये इसका संबंध किससे है, इनमें से हाइपरटेंशन से नहीं है, CHD भी नहीं है, ये कोई कोरोनरी हार्ट डिजीज भी नहीं है, ठीक है, ना ये कोई रीनल फेलियर है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्लाइसीमिया में क्या होता है, आपके शुगर और ब्लड, ठीक है, आपके खून में कितना शुगर है, शुगर बढ़ गई, शुगर कम हो गई है, वही जो चीज है वो है आपका हाइपरग्लाइसेमिक कोमा, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, ठीक है, नेफ्रोपैथी एंड ऑटोनोमिक एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। ये सब चीजें जो होती हैं किससे संबंध रखती हैं? रिजल्ट ऑफ आपके डायबिटीज का। डायबिटीज के भी दो प्रकार होते हैं, T1 एंड T2 प्रकार डायबिटीज का, ठीक है। तो ये भी जो चांसेस हैं इसके कि इसको भी लोग सही टिक कम करेंगे, जो थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा हो वो करेगा इसको टिक सही। अब देखते हैं अगला सवाल जो बोल रहे हैं यहाँ पे, सुख के दृष्टिकोण से स्वस्ति बोध का एक सरल सूत्र लिखा जा सकता है। इन यूडाइमोनिक व्यू एज अ सिंपल फॉर्मूला वेल बीइंग कैन बी स्टेटेड एज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर, वेल बीइंग इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस प्लस मीनिंग, ठीक है। स्वस्ति बोध का मतलब क्या है? प्रसन्नता प्लस अर्थ, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, एमपी सेट के अकॉर्डिंग इनका मतलब क्या है? प्रसन्नता प्लस अर्थ। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, उनको यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। वेलबींग इज इक्वल्स टू मीनिंग प्लस सेटिस्फेक्शन, ये इसको मना किया है। सी जो है इसका सही आंसर दिया है, वेलबींग इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस प्लस मीनिंग। इन यूडाइमोनिक व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूडाइमोनिया में क्या होता है? आपका सुखवादी अनुभव की बात होती है वहां पर, ठीक है। यूडाइमोनी स्वस्ति बोध बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका सी दिया है, चांसेस कम है इसको लोग ज्यादा सही करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में देखिए यहाँ पर लक मैटर कर जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसको देखिए, इसको हर कोई सही करेगा जो पढ़ के गया होगा वो। इनमें से कौन सा स्वस्ति बोध के परमा सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द परमा थ्योरी ऑफ वेल बीइंग? पॉजिटिव इमोशन, रिलेशनशिप, इनहेंसमेंट या फिर मीनिंग? इनमें से कौन सा नहीं होगा? इसमें से इनहेंसमेंट की बात नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मतलब समृद्धि, ठीक है। एनहेंसमेंट की बात हो रही है, ये यहाँ पर नहीं होता है। पॉजिटिव इमोशन होता है, रिलेशनशिप होता है, इनहेंसमेंट नहीं है, और मीनिंग भी होता है। ए बी सी इसमें होता है, सी ऑप्शन नहीं होता है। तो इसको भी देखिए, जनरली ये वाला जो सवाल है इसको हर कोई सही करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगला सवाल देखिए, चेतन सजगता के अभाव में उद्दीपक संधारण को कहा जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस इन एब्सेंस कॉन्शियसनेस अवेयरनेस इज रिफर्ड एज सब्लिमिनल परसेप्शन। इसको भी अवचेतन प्रत्यक्षीकरण को हर कोई यहाँ पर सही टिक करेगा, ठीक है। +2 यहाँ पे हर किसी को मिलेगा जो भी पढ़ के गया है। जो नहीं पढ़ के गया उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। अनकॉन्शियस परसेप्शन भी नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं है, क्या है? सब्लिमिनल परसेप्शन यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं परसेप्शन इज शेप्ड बाय आवर कल्चर कंटेक्स्ट एंड डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन, थॉट इज गिवन बाय विच स्कूल? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इवोल्यूशनरी, इकोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल? यहाँ पे इन्होंने बोला है पारिस्थितिक उपागम की बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच की बात हो रही है प्रश्न क्रमांक 132 के अंदर, ठीक है। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में सब सही करेंगे, जितना इसमें कर रहे थे उससे कम, है ना, उससे लेस यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 लोगों का सही हो रहा है तो यहाँ पे 60-70 लोगों का यहाँ पर सही होगा, ठीक है। वैसा यहाँ पे चल रहा है कंपैरिजन इजी वाला। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 131 में, ठीक है, रोजर्स तथा ग्राहम के अनुसार गति लंबन अन्य सभी संकेतों की अनुपस्थिति में किस प्रकार का प्रत्यक्षण उत्पन्न करता है?
अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एंड ग्राहम मोशन पैरालैक्स जनरेट विच फॉर्म ऑफ परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑल द क्यूज। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 131। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गहराई की बात होती है, डेप्थ परसेप्शन की बात होती है, तब यहाँ पर आता है। यहाँ पर भी देखिए 50-50 चांसेस है, सही हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है। जिन्होंने भी ए पे टिक किया है उनके लिए आंसर सही है। यहाँ पे डेप्थ की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इस भी सवाल को जो है हर कोई सही नहीं करेगा, जो पढ़ के गए होंगे और जिनको अच्छा नॉलेज होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, वो यहाँ पे इस पे गहराई पे यहाँ पर उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा 5 सवाल यहाँ पे आपके मोस्ट इजी थे अभी तक। अब देखिए यहाँ पे रिसर्च आस्किंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस अबाउट देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड। शोध जिसमें लोगों की एक बड़ी संख्या से उनकी मनोवृत्ति तथा व्यवहार से जुड़े प्रश्नों को पूछा जाता है, क्या कहलाता है? क्या ये कोई ऑब्जर्वेशन मेथड है? नहीं। क्या कोई कोरिलेशन है? नहीं। ये क्या है? ये आपका सिंपली आपका सर्वे है यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर नहीं, सर्वे है। ठीक है, ये भी आपके इजी क्वेश्चन कैटेगरी में फॉलो होगा, +6 यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए सामाजिक मनोविज्ञान खालिस्तान पर केंद्रित है। सोशल साइकोलॉजी फोकस ऑन, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, कम्युनिटी बिहेवियर, सोसाइटीज बिहेवियर, व्यक्तिगत व्यवहार, समूह व्यवहार, जन समुदाय व्यवहार, समाज का व्यवहार। ये जो सवाल है थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, पूछना क्या चाह रहे हैं। फोकस किस पे करता है? इंडिविजुअल पे तो करता है, लेकिन कहाँ पे करता है? उसकी सोसाइटी में करता है, समाज में करता है, तो हो सकता है वहाँ पे सोसाइटीज बिहेवियर पे, यहाँ पे भी लोगों ने टिक किया हो। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर में भी हो सकता है किन्हीं लोगों ने टिक किया हो। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपका ध्यान दीजिएगा, एकदम ईजी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार आपका जो है यहाँ पर उसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो है ये है 61 वाला सवाल। 61 सवाल क्या बोलता है? सोशल साइकोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड थॉट इज। ठीक है, खालिस्तान में सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों के स्वरूप तथा कारणों को समझने की कोशिश करता है। किसकी करता है? ये सिंपल सा सवाल है, सोशल सिचुएशन में। हर किसी ने इस पे मार्क किया होगा, +7 पे आप आ चुके हैं। ठीक है, हर किसी कोई जो है इसको एक सामान्य समझ वाला जिसका IQ 100 लेवल पे होगा वो इस पे ही टिक करेगा, सामाजिक परिस्थिति के ऊपर, सोशल सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अब जो एकदम ही क्या बोले आप समझ रहे हैं आप। ठीक है, 60 नंबर सवाल देखिए, कंप्लीटली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप कहीं भी आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि ये ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू MPPSC या MP सेट जो भी है उनके अकॉर्डिंग द मोस्ट कॉमन सोमैटोटाइप पर्सनैलिटी कौन सी है? वो है आपकी मीजोमॉर्फ। ठीक है, मध्यकाय जो है वो है आपकी मोस्ट कॉमन, है ना। ना ही एंडोमॉर्फ है, ना ही एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है। ये सही बात भी है, लेकिन इस पे डिबेट वाला विषय है यहाँ पे। ठीक है, मीजोमॉर्फ आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन जिसने भी मीजोमॉर्फ पे टिक किया है उसके लिए यहाँ पे सही होगा उत्तर, है ना। एंडोमॉर्फ नहीं, एक्टोमॉर्फ भी नहीं, मीजोमॉर्फ जो है ऐसे वाले आकृति वाले हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है तुक्का वगैरह जो बोलते हैं आम भाषा में, वो आपका यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, एंड जो भी सामान्य समझ वाले होंगे उन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपके मीजोमॉर्फ को ही लगाया होगा, मध्यकाय को ही लगाया होगा। ए लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, बट देखना पड़ेगा, यहाँ पे मध्यकाय को भी लगा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, थॉर्नडाइक की पहेली पेटी प्रयोग में बिल्लियों को पुरस्कृत किया गया था। इन थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट द कैट्स वे रिवॉर्डेड बाय। कैसे रिवॉर्ड मिला था उनको? गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, गेटिंग फूड, बीइंग लव एंड प्रेज, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसको यहाँ पे सही बोला हुआ है। ठीक है, ओरिजिनली क्या था, उनको भोजन देकर वहां रिवॉर्ड मिला, लेकिन हो सकता है उनके अकॉर्डिंग गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स भी रिवॉर्ड है अकॉर्डिंग टू MPPSC। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वहां पे यही कहानी आ गई सेफ साइड वाली। सेफ साइड में यहाँ पे लोग ए और बी जहां पे दोनों दिख रहा है हमेशा वहां पे मार्क करते हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है, क्योंकि जो कैट थी वो फूड तो मिला था उसको और यहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स भी आई थी। सवाल अच्छा नहीं है बट यहाँ पे ठीक है, MP सेट के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल 138 में क्या बोल रहे हैं। 138 में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाउलो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंडीशनिंग इज फॉल्स। जैसा कि बताया था आपको पहले भी, 2 उत्तर होंगे इसका। उन्होंने क्या बोला है? आपका उत्तर नंबर बी को यहाँ पर उन्होंने सही बोला है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? CS को UCS के तुरंत बाद आना चाहिए। द कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम इमीडिएटली आफ्टर द US। ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है। ये जो सवाल है, ठीक है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, बी वाला भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डी भी हो सकता है। उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, लेकिन वो भी सेफ साइड गए और उन्होंने क्या बोला? बी वाले को यहाँ पर मानेंगे हम, CS को UCS के तुरंत बाद आना चाहिए।
या वो शायद यहाँ पे लिखना भूल गए कि उपयुक्त सभी असत्य हैं, वो शायद ऐसा लिखना चाह रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उन्होंने सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करते हुए भी आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 137 में वो बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरीज, दीर्घकालिक स्मृतियों का कूट संकेतन किस रूप में किया जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड, विजुअल इमेजेस, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कंसेप्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, शब्दों के अर्थ तथा अवधारणा, दृश्य प्रतिमाएं और ध्वनि। तो इसको भी जनरली लोग टिक करेंगे, देखिए यहाँ पे टिक भी है उपयुक्त सभी पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे टिक होगा। तो ये आपका जो है एक इजी सवाल बना के दिया जाता है +8 के लगभग। ठीक है, क्योंकि देखिए सेफ साइड जाना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे आप, क्योंकि मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जिसको कंफ्यूजन है कि इनमें से क्या होगा, अब उसको मालूम तो है कि मेरा गलत होने वाला है, तो क्या करेगा वो उपयुक्त सभी पे टिक कर देगा। गलत तो वैसे ही होने वाला है, मालूम है नहीं उसको, या तो वो सी पे टिक करेगा या डी पे टिक करेगा। तो 25% से कितने पे आ गया वो 50-50 पे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 0% से कितने पे आ गया है 50-50, तो इस पे टिक कर देगा, +8 पे आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखिए, किसी भी प्रकार का लाभ मिलने की आशा न रखते हुए व्यक्ति द्वारा दूसरों की मदद करने की कृति कहलाती है। बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स दैट हेल्प अदर्स विद नो इमीडिएट बेनिफिट टू द हेल्पर इज कॉल्ड कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही सवाल है, समाजीभिमुख व्यवहार, इसको +9। अब चलते हैं आगे, देखिए ये जो सवाल है अगला, अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन सिंपली ऑर्डर्स वन और मोर अदर्स टू परफॉर्म सम एक्शन इज कॉल्ड कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, या फिर मॉडलिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी आज्ञाकारिता। ठीक है, ओबीडियंस की बात हो रही है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। 68 का जाएगा क्या सही आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। इसको भी लगभग सभी लोग सही मार्क करेंगे। 10 सवाल आपने देख लिए हैं जो इजी आपको लग रहे हैं, जो हर कोई लगभग 95% 90% लोग इसको सही करेंगे। अगला सवाल देखिए, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार पर स्वभावगत संकेतों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर आंकने की प्रवृत्ति को कहते हैं। द टेंडेंसी टू ओवरएस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ डिस्पोजिशनल क्यूज on others behavior is called correspondence bias, fundamental attribution error, action identification, या फिर all of the above। खैर, अब यहाँ पर देखिए फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर उन्होंने दिया है अपनी आंसर की के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला है बी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको जो मार्क करेगा उसका यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसको यहाँ पर फायदा मिलेगा जिसने भी इसको ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर मार्क किया है। लेकिन अगर देखा जाए प्रॉपरली तो यहाँ पे आपके सामने जो है करस्पॉन्डेंस बायस, ठीक है, ये जो है, और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो जो भी एक पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको समझ में तो आएगा प्रश्न पढ़ के। द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इंपैक्ट ऑफ डिस्पोजिशनल क्यूज ऑन अदर बिहेवियर इज कॉल्ड। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, नेग्लेक्ट या फिर उसको और ज्यादा स्टीरियोटाइप करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कंफ्यूज होगा, उसको लगेगा कि दोनों ही एक ही बात होती है। इनके बीच जो है पहले इसको एक ही समझा जाता था, लेकिन आज की हम बात करें इसके बीच बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। चीजें एक ही हैं, इनके बीच बस क्या है, हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस है यहाँ पे। और फिर वो सोचेगा कि मैं क्या करता हूँ, डी को मार्क कर देता हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, तो सेफ साइड में जाने की वजह से आंसर ये होना चाहिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लेकिन यहाँ पे एक्शन आइडेंटिफिकेशन की कुछ भी बात नहीं है, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लग रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन स्टिल एमपी सेट का पेपर है तो इन्होंने इसको माना है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, कि आपका जो मूलभूत प्रत्यारोपण प्रमाद है यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एमपीपीएससी के मुताबिक यहाँ पे मूलभूत प्रत्यारोपण प्रमाद जो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, वो सही है। यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार पर, दूसरा कोई व्यक्ति बिहेव कर रहा है उसके व्यवहार पर स्वभावगत संकेतों के प्रभाव को, जो डिस्पोजिशनल क्यूज हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर आंकने की प्रवृत्ति को कहते हैं। ये करस्पॉन्डेंस बायस में भी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, हो सकता है हम नेगेट कर देते हैं, उसको नेगेटिव वे में इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए चलिए एक लाइन में कोई खड़ा है और उसको क्या कर रहा है, किसी ने लाइन तोड़ के चला गया। ठीक है, या फिर आप जो है प्रसाद ले रहे हैं मंदिर में, एकदम से कोई बीच से आके प्रसाद ले जाता है तो आपको कितना गुस्सा आता है, आप सोचते हैं ये आदमी ऐसा ही है, ये व्यक्ति वैसा ही है। वही पे इस प्रकार की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही किया है। ये आपका थोड़ा सा लक बेस्ड सवाल हो चुका है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगेन 147 नंबर। ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा थर्स्टन की प्रधान मानसिक क्षमताओं में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एबिलिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में 11 नंबर यहाँ पे इसको सही करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हर कोई सही करेगा लगभग। अगला देखिए 146, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड आइटम। ऑप्शन नंबर बी 12th नंबर का सवाल। आपका प्रोजेक्शन यहाँ पर इजीली यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। अगला सवाल देखिए, which reference to the problem solving which of the following statements are correct। यहाँ पर कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग occurs when a goal must be reached by thinking and behaving in certain way यहाँ पे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जैसे ही आप देखते हैं कि दिस इज द ओनली वे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या केवल एक ही तरीके से हो सकती है, नहीं।
ऑप्शन नंबर ए, ये भी आप इसको मार्क कर सकते हैं +13। ठीक है, हर कोई जो है इस पे यहाँ पे सही मार्क करेगा, केवल 1 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, केवल 1, ये ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे सही है और यही आपका करेक्ट आंसर है प्रश्न क्रमांक 145 का। अगला सवाल देखिए, द पर्सनैलिटी मेजरमेंट मेथड इन विच अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू एम्बिगुअस स्टिमुली रिवीलिंग हिज और रिप्रेस्ड डिजायर। जैसे ही रिप्रेशन की बात आएगी, डिजायर्स की, इंपल्सेस, कॉम्प्लेक्स की, वो आप सेल्फ रिपोर्ट से नहीं कर सकते। जिंदा आदमी कैसे करोगे आप वहां पे? आत्म प्रतिवेदन आविष्कारिका से नहीं हो सकता, सिचुएशन टेस्ट से भी नहीं हो सकता, केवल आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक से होता है। जो पढ़ लिख के गया होगा यहाँ पे +14 हो गए हैं आपके इजी सवाल यहाँ पे। प्रक्षेपी तकनीक यहाँ पे उसको मिलेंगी, प्रोजेक्टिव टेक्निक यहाँ पर उसको मिलती है। इसको हर कोई यहाँ पर सही ऑप्शन टिक करेगा। एनसीईआरटी पढ़ के भी जाएंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे सवाल जो है, द लॉन्ग टर्म एंड पैटर्न ट्रेड्स मेक प्रेफर एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली टू थिंक एक्सपीरियंस एंड बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे आर कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न क्रमांक 55 का आपका यहाँ पे जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पर्सनैलिटी की बात होती है। ठीक है, द लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चलने वाले, और पैटर्न ट्रेड्स दैट मेक प्रेफर एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली टू थिंक एक्सपीरियंस एंड बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे, वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? उनकी पर्सनैलिटी बताता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है। यहाँ कोई मनोगत्यात्मक शीलगुण नहीं है, चित्त प्रकृति नहीं है, मनोविद्ता नहीं है, यहाँ पे मनोविद्ता ह्यूमर्स भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक होता है। लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं ए बी को। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी है, उतना इजी नहीं है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 54 की बात करें, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स सेल्फ कंसेप्ट इज, रॉजर्स के अनुसार सेल्फ कंसेप्ट क्या है? रॉजर्स के अनुसार स्व या आत्म का संप्रत्यय है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कार्ल रॉजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आंसर की में क्या देके रखा है उन्होंने? देके रखा है यहाँ पे आपका जैविक कोश का एक भाग है। ठीक है, तो अगर आप एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो किसका भाग है? आपके एक जैविक कोश का भाग है, अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्मिक सेल। वो तो अच्छा हुआ कि आज कार्ल रॉजर्स हमारे बीच नहीं है, अदरवाइज ये प्रश्न देख के तो ठीक ही है। खैर क्या बोलना है, यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन से होना चाहिए आपका सी, अ पार्ट ऑफ आइडियल सेल्फ, आदर्श स्व का एक भाग, और या फिर एटलीस्ट आप आत्म सिद्धिकरण का एक भाग भी कुछ बोल देते तो थोड़ा सा तसल्ली होती है यहाँ पे। ठीक है, आपने उसको बोल दिया जैविक कोश का एक भाग, तो ये गलत है, लेकिन आपके आंसर की में इसको यहाँ पर सही दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्मिक सेल। सेल क्या होता है? सेल में आपके यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, ठीक है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वो सब चीजें होती है, वहां से सेल्फ कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? अकॉर्डिंग टू रॉजर्स सेल्फ कंसेप्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हो सकता है कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लिए, आत्म सिद्धिकरण के लिए आपका जो है संप्रत्यय स्वतः का ठीक होना चाहिए, उसी के साथ या फिर आदर्श स्व का एक भाग भी है। ठीक है, जहां पे आपको रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की बात करते हैं, ये तो यहाँ पर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, 54 नंबर का आपका जैविक कोश का एक भाग है, इसको आप इस पेपर के लिए ध्यान रखें, आगे के लिए जीवन में ध्यान में उसको आप ना रखें। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लक फैक्टर हो गया है, जिसने भी ए मार्क कर दिया होगा भगवान भरोसे वहां पे उसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे द बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पे आपका एग्रीएबलनेस, ये लगभग हर कोई इसको सही करेगा। ओशियन थ्योरी है मैक्रियन कोस्टा वाली। ठीक है, ओपननेस, कंसेंशियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पे द बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड क्या करती है? इसमें एग्रीएबलनेस, स्वकरणीयता यहाँ पर इसको इंक्लूड करती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड इज यूज टू अकाउंट, शीलगुण की जब भी हम बात करेंगे, 15 सवाल, शीलगुण का संप्रत्यय व्यक्ति की उन विशेषताओं को प्रयोग करता है जो होती हैं, क्या होती हैं? जैविक रूप से निर्धारित, सापेक्षता, स्थायी और टिकाऊ, रिलेटिवली परमानेंट एंड एंड्यूरिंग, देन परिस्थिति विशिष्ट, सिचुएशन स्पेसिफिक, या फिर शेयर्ड बाय अ ग्रुप। यहाँ पे भी इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में सब सही मार्क करेंगे, रिलेटिवली परमानेंट एंड एंड्यूरिंग होती है आपके यहाँ पे जब हम शीलगुण की बात करेंगे। अगला देखिए, फ्रॉइड ने मन के इद, अहम एवं पराहम तत्वों को अपने मॉडल को नाम दिया था। काफी जेनरिक सा सवाल है। फ्रॉइड नेम्ड हिज मॉडल ऑफ माइंड कंप्राइजिंग इट, ईगो एंड सुपर ईगो। क्या बोला था इसको? उन्होंने इसको कहा था आपका स्ट्रक्चरल मॉडल, है ना, संरचनात्मक मॉडल इसको कहा था। ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको सही करेंगे, कोई टोपोग्राफिक भी मॉडल मार्क कर सकता है इसको। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, ये सवाल जो है हर कोई यहाँ पर गलत करने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। बौद्ध दर्शन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करते समय जब भावनाओं में भावना का चिंतन कर रहा होता है, तब वह प्रदर्शित करता है कि बौद्ध भिक्षु ध्यान दे रहा है कहाँ पे? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 99, यहाँ पे इसका उत्तर इन्होंने उत्तर दिया है दुख और आनंद की अवस्था पर, स्टेट्स ऑफ प्लेन एंड प्लेजर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे फीलिंग्स की बात वही करते हैं वो कि ना, गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, वो सब चीजें कंटेम्पलेट करता है वो फीलिंग्स एंड फीलिंग्स के दौरान, बट स्टिल ठीक है, फिर भी, है ना, इस प्रकार का प्रश्न सेट किया है। ये डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, कट ऑफ को आपका हैम्पर नहीं करेगा ये। इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर जो है गलत होगा। स्टेट्स ऑफ लव एंड एंगर, स्टेट ऑफ वरी एंड डाउट, इनमें से जो दो लोग हैं अधिकतर मार्क करेंगे। स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा
ठीक है, स्टेट्स ऑफ पेन एंड प्लेजर, यहाँ पे सिंपली लक की बात आती है, आप उस दिन सी मार्क कर दिया आपने या डी मार्क कर दिया वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सवाल। अगला सवाल की बात करें यहाँ पे, अमंग इंडियन थ्योरीज ऑफ सेल्फ विच स्कूल होल्ड डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज। यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है इसका, वो यहाँ पे आपका है बुद्धिज्म एंड न्याय वैशेषिका। ठीक है, कि एक व्यू जो रखता है सेल्फ रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। ये बात कौन करता है? बुद्धिज्म एंड न्याय वैशेषिका यहाँ पे इसको अपहोल्ड कर रही है। ना वेदांत योग की बात है, वेदांत और जैन की बात भी नहीं है, बुद्धिज्म एंड इंटीग्रल सेल्फ की बात नहीं है, बुद्धिज्म एंड न्याय वैशेषिका यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिस लोगों ने यूनिट 1 की होगी अच्छे से, उनको ये बन सकता है, ये उसको मार्क कर सकते हैं। इंटीग्रल सेल्फ को तो यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे वो इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका होगा बुद्धिज्म एंड न्याय वैशेषिका। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पे, विद साइकोलॉजी एम्फसाइजेस 3 एस्पेक्ट्स इन नर्व सेल्फ। अब ये देखिए इतना बेसिक सवाल है, अगर ये इसको गलत कर रहे हैं तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है इसमें। यहाँ पे हर कोई इसको सही करेगा। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो जाता है। यहाँ पे बात किसकी होगी? आपके सूफी साइकोलॉजी की बात होगी। प्रश्न क्रमांक 97 में सूफी साइकोलॉजी सही उत्तर है, सूफी मनोविज्ञान यहाँ पे इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? व्हेन समवन फॉरगेट्स व्हाट समवन हैज जस्ट सेड बिकॉज ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रश्न क्रमांक 136 के अंदर यहाँ पे हो रहा है आपका एनकोडिंग फेलियर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 आसान सवाल है ये कि आप भूल क्यों रहे हैं। इंटरफेरेंस तो कुछ हो नहीं रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, कूट संकेतन में विफलता, इस वजह से आपका यहाँ पर ये चीज हो रही है। प्रश्न क्रमांक 17। अब अगला सवाल देखिए 135 नंबर सवाल, अगेन एक आसान सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आपको आहा का अनुभव प्रदान करता है? सेम ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में। विच अमंग द फॉलोइंग आहा कंपोनेंट जो आपका आता है, आहा एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है आपको? प्रश्न क्रमांक 135 में ये पूछ रहे हैं और इसका उत्तर क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम से आपको मिलता है। कोहलर का बंदर, इसका नाम था सुल्तान। इनसाइड लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 18। अगला सवाल देखिए, प्रत्यक्षण के लिए मनोभौतिक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? द साइकोफिजिकल अप्रोच टू परसेप्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वर्टहाइमर, कोहलर, गुस्ताव फेशनर या वोल्फगैंग। आंसर क्या है सही है इसका? गुस्ताव फेशनर, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया था। लेकिन कुछ लोग क्या होगा, इसको मैक्स वर्टहाइमर मार्क कर देंगे, कोहलर कोई मार्क नहीं करेगा, वोल्फगैंग हो सकता है कर दे मार्क नया नाम सुन के। बट इसका आंसर क्या है? गुस्ताव फेशनर, वीबर्स लॉ वगैरह साइकोफिजिक्स की जब भी बात आएगी ध्यान दीजिएगा, गुस्ताव फेशनर वहां पे इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो भी अच्छे से पढ़ा होगा जिन लोगों ने, उनको गुस्ताव फेशनर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 19 नंबर का सवाल यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, देखा जाए तो वैसे आसान सवाल है जो पढ़ के गया है उसके लिए, क्योंकि आपको तो मालूम है कि साइकोफिजिक्स की बात आप कभी नहीं करते हैं जब भी आप वर्टहाइमर, कोहलर गैंग की बात करेंगे, है ना। ये सब गेस्टाल्टवादी हैं, सभी ये भी हैं, सब गेस्टाल्टवादी हैं, तो ये परसेप्शन की बात करते हैं। लेकिन कभी भी आपने साइकोफिजिक्स नहीं सुना पढ़ाई के दौरान, तो इसलिए ये सवाल भी आपके थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए, आसान सवाल है। ठीक है, उत्तर क्या है इसका? सामाजिक संज्ञान सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ केवल देख के नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेल्फ एफिकेसी की बात है, एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियर इटसेल्फ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 20, जो इजी सवाल है आपका, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ देखिए इजी क्यों बोल रहे हैं? इजी उनके लिए बोल रहे हैं जो वहां पढ़ के गए हैं, उनके लिए यहाँ पर आसान बोला जा रहा है। ठीक है, जो नहीं पढ़ के गए हैं उनके लिए सभी टफ है, यहाँ पे सारे 150 के 150 सवाल टफ है। जो पढ़ के गए हैं उनके लिए कथित तौर पर हो सकता है वो इन दोनों में कंफ्यूज हो, ए और बी के बीच में, लेकिन सही उत्तर तक वो पहुंच जाएंगे, ऐसी आशा है 80% केसेस के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ दीज इज जनरली नॉट अ मेथड यूज्ड इन प्रोग्राम्स फॉर हेल्थ प्रमोशन टू एनकरेज हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स। इसमें ये जो है टफ सवाल हर किसी से बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बायो फीडबैक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बायो फीडबैक। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 82। बेहतर हृदय स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार अच्छे कोलेस्ट्रॉल को चिकित्सीय के रूप में किस नाम से जाना जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर हेल्थ हार्ट इज नोन मेडिकली नोन एज, आपके लिए यहाँ पर HDL। ठीक है, 82 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए HDL। तो जो भी नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको मालूम होगा यहाँ पर HDL क्या होता है। अब अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 73 में क्या बोल रहे हैं? सुव्यवस्थित विसंवेदीकरण चिकित्सा खालिस्तान पर आधारित है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी इज बेस्ड ऑन। इनमें से किसी पे नहीं, किस पे होता है? हम करते हैं यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग, प्रति अनुबंधन का नियम हमको बताता है इसके बारे में कि जो कंडीशनिंग कर दी है हमने उसको क्या करना है, अब हमको वहां से रिमूव करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो ये जो पढ़ के गए हैं उनके लिए बन जाएगा, लगता है ऐसा। अगला सवाल देखिए प्रश्न क्रमांक 72 में देखिए अगेन वही सेम थ्योरी, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। डेवलपमेंट मींस अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, मैच्योर होते हैं आप और एक्सपीरियंस आपको मिलता है, परिपक्वता और अनुभव। ये आपका आसान सवाल, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 22। ठीक है, तो 22 अभी तक आपने आसान सवाल जो थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ के गए हैं उनके लिए यहाँ पर आसान हो जाता है। अब ये देखिए सवाल 71, हेविंगहर्स्ट ने मानव विकास की खालिस्तान प्रस्तावित की है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इससे चिंता ना करें, ये आपके कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेगा। ये सवाल तो लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब देखिए 4 ऑप्शन है,
100 लोग हैं, कोई ना कोई तो इसको मार्क करेगा ही, लेकिन आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 70, मनोवैज्ञानिक चरों और स्वास्थ्य के संबंधों का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स एंड हेल्थ। साफ साफ तौर पे यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं है, क्लिनिकल नहीं है, क्या है आपकी हेल्थ साइकोलॉजी की बात हो रही है प्रश्न क्रमांक 70 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा कंपेयर करें, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा आपके लिए इजी सवाल है। पॉजिटिव साइकोलॉजी पता नहीं क्यों मार्क है यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे, जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के बीच स्टडी कर रहे हैं क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ साइकोलॉजी की बात होगी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की बात होगी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 23 दिखाई पड़ता है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 126, प्रोसोपेग्नोसिया इज रिलेटेड विद, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 23, आसान सवाल यहाँ पर, ठीक है। इसका संबंध किससे है? चेहरा अभिज्ञान से है, फेस रिकॉग्निशन से है। लगभग लगभग हर कोई इसको सही करता हुआ आएगा। अगला देखिए, अंडर व्हाट circumstances adolescents most likely to behave impulsive decisions while alone? बी सी, यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? साथियों की उपस्थिति में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी और सी तो कैंसिल हो गया है ऑटोमेटिकली, लोग या तो ए को मार्क किया होगा या फिर डी को मार्क किया होगा, अकेले होने पे फैसला ले लेंगे, लेकिन 30-70 का रेशियो रहेगा, 70 लोग इसको मार्क करेंगे, 30 लोग यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ये भी एक सवाल है, इन द प्रेजेंस ऑफ पीयर प्रेशर, यहाँ पे इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 124, द डैमेज ऑफ विच पार्ट लीड्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति कब प्रभावित होती है आपकी? यहाँ पे होती है जब आप क्या होगा इम्पेयरमेंट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जब क्षति होगी तो क्या होगा आपका यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल हर किसी से नहीं बनेगा, इस पे मार्क कर सकते हैं बेसल गैंग्लिया पे, प्री फ्रंटल, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे आप, वर्किंग मेमोरी फ्रंटल लोब का यहाँ पर काम होता है, तो यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 123 की बात करें, स्नायु कोश में क्रिया विभव का शिखर होता है, कितना होता है आपका? +30 मिलीवोल्ट, ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका आसान सवाल है, एक्शन पोटेंशियल के लिए +30, यहाँ पे आपका +24 हो जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा नॉलेज की आवश्यकता थी यहाँ पे, ठीक है, हर किसी से नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल नहीं थे। आप सी या डी मार्क किया है, करेक्ट आंसर क्या है आपको? स्ट्रक्चरलिस्ट। क्यों हुआ ये सही आंसर, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे विलियम वुंड की। अब देखिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट। इसको भी लगभग जनरली सही करेंगे, ठीक है। इसका अर्थ है मैं या मुझे, सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं। इट इज ड्रिवन बाय पावरफुल बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, यह प्राथमिक प्रेरणाओं में अभिव्यक्त होता है। इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय कन्वेंशन कस्टम्स, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 92nd है, इसका सही आंसर क्या होता है? यह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ है मैं या मुझे, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। जनरली केस में 25, 24, 25 जितना भी आ गया है यहाँ पे, इसको ये आपको मोस्ट इजी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे इस पेपर के अंतर्गत, मतलब जहाँ पे गलती होने की बहुत कम संभावना है, ठीक है, वो इसी को मार्क करेंगे, क्योंकि देखिए इसे परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होता है 92 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 91 में बोल रहे हैं, यहाँ पे ये भी आसान सवाल है, 25, 26 जो भी सही है यहाँ पे। मनोविज्ञान के उदय में निम्नांकित ग्रीक दार्शनिकों में से कौन सा कालक्रम सही है? अगर आपने हमारे फ्री लेक्चर्स भी देखे होते, कई बार बताया है, वहाँ पे स्पा की बात होती है, सुकरात, प्लेटो एंड अरस्तु, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ठीक है। तो आपने देखा अभी तक 25 से 26 आपके बिल्कुल एकदम बेसिक इजी सवाल यहाँ पर सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन 25-26 सवाल में से आपके अगर मान लीजिए 23-24 है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आप 18-19 है इनमें से स्कोर आपका, तो आपके लिए यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि बाकी लोगों ने लगभग सही किया होगा, है ना। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये इसका शिष्य था, ठीक है। पहले सुकरात आया, फिर प्लेटो आया, फिर अरिस्टोटल आए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पे, विच कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रेज्ड हिज कंसर्न ओवर आर्टिफिशियलिटी। यहाँ पे मान चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट सवाल है एज कम्पेयर जो हम इजी देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर जनरलाइजेबिलिटी टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है प्रश्न क्रमांक 96 का आपके ऑप्शन नंबर डी, नाइसर, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपके नीसर यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पे, अनबायस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस नॉट एनालाइज नॉट रिड्यूस टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इनसाइट बोलते हैं क्या? नहीं। एलिमेंटलिज्म बोलते हैं क्या? नहीं। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं क्या? नहीं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज होंगे किसके बीच में, इंट्रोस्पेक्शन और फेनोमेनोलॉजी के बीच में, तो यहाँ पे सी और डी में से अगर आपने डी मार्क किया है तो बिल्कुल सही बात है, घटनापरक विज्ञान में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉट एनालाइज्ड नॉर रिड्यूस टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का रिड्यूस कब करते हैं हम? स्ट्रक्चरलिज्म में,
है ना, संरचनावाद में। और वहीं हम बात करते हैं किसकी, संरचनावाद के अंदर विल्हम वुड वाली में क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं अंतर्दर्शन की, इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, फेनोमेनोलॉजी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, हार्वी कार कॉल्ड द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन इन द मेंटल एक्टिविटीज अपीयर्ड एज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं इसका एडेप्टिव बिहेवियर, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एडेप्टिव बिहेवियर। हर कोई इसको सही नहीं करेगा, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इन्होंने इसके बारे में उसको बनेगा, अदरवाइज ये सवाल ऐसे ही जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, इन स्टडी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी डैश इज यूज्ड। न्यूरोप्लास्टिसिटी में किसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं टीएमएस का यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, पीटी का नहीं होता, एमईजी का नहीं होता और ईईजी का नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन किसी को भी उतना नॉलेज नहीं होगा यहाँ पे, अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, इन्वेजिव मेथड्स हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं क्या, तो वो यहाँ पे कुछ भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए सवाल यहाँ पे, अगेन लक डिपेंड करता है इस प्रकार के सवाल में। प्रश्न क्रमांक 128 की बात करें तो ये बनेगा, सबसे आसान है, द मेंटल रिटार्डेशन रिलेटेड विद पीक्यू जीन कैन बी प्रिवेंटेड विद, किससे होगा आपके ये, ऑप्शन नंबर बी से, यहाँ पे लो फेनाइल एनालिन डाइट से, एलपीडी डाइट से यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 129 में क्या बोल रहे हैं, ईएमजी मेजर्स एक्टिविटी इन मसल्स ड्यूरिंग रनिंग, टेकिंग फूड, स्माइलिंग, मसल्स ऑफ फीट। ठीक है, तो बड़ा ही अजीब गरीब प्रश्न सेट किया कि कोई हंसते हुए मुस्कुराने के दौरान मांसपेशियों की क्रियाशीलता के मापन में। आप मुस्कुराना जरूरी थोड़ी ना है, अगर कोई पेशेंट आया है वो मुस्कुराएगा नहीं तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे आप मुस्कुराओ तो हम आपका ईएमजी मेजर करेंगे। ठीक है, मसल्स ऑफ फीट, ये हो सकता था कि अगर आप जो है शांति से बैठे हैं, पैर की नसों से आपका जो है मसल्स जो है आपकी, वहां से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ मसल्स ऑफ फीट दिया है, यहाँ केवल स्माइलिंग लिखा हुआ है ना, हंसने के दौरान, मुस्कुराने के दौरान मांसपेशियों की क्रियाशीलता के मापन में। हर जगह देखिए एक चीज कॉमन जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वो है मांसपेशियां, मांसपेशियां, मांसपेशियां और यहाँ पे मांसपेशियां। मतलब किससे है हमको, मसल्स से है ना, मसल्स जब कैसी रहेंगी वहां पे उससे हमको मतलब है। तो यहाँ पे दौड़ने के दौरान, दौड़ते दौड़ते कैसे आप ईएमजी कर सकते हैं, भोजन करते करते कैसे कर सकते हैं, मुस्कुराने के दौरान पता नहीं, हो सकता है कर लें। पैर की मांसपेशियों की क्रियाशीलता के मापन में, हाँ ये हो सकता है कि पैर को आप बोले कि पैर को अपना मतलब स्टिल रखिए अपना पाँव। ठीक है, उसको जो है आप एकदम पैर को जो आप नसों खींचते हैं है ना इंटरनली, वैसा करिए। या फिर स्मेलिंग के दौरान पता नहीं कौन ईएमजी मेजर कर रहा है हंसते हुए। ठीक है, तो ये लक बेस्ड फैक्टर है यहाँ पे, इसमें कोई गलत नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगेन प्रश्न क्रमांक 127 में क्या बोल रहे हैं आपसे, डैमेज टू एनी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस लीड्स टू इफेक्ट। जैसा कि बताया था एएनसी में कंफ्यूजन है, उन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर कंट्रोल, जैसा कि बताया था आपको, मोस्टली इसी को आंसर देंगे और इसी को दिया है टेम्परेचर कंट्रोल में। लेकिन आपका ये भी रेगुलेशन ऑफ इमोशन भी थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, वो समझ रहे हैं कि इमोशन केवल एमिगडाला से होता है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सी मार्क किया है तो आपका देखिए बिल्कुल सही है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल ऑडियंस जो है यहाँ पे इसको मार्क करेगी। ठीक है, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है वो इसको बिल्कुल मार्क कर देंगे और उनका आंसर यहाँ पर सही हो गया। तो 27 प्रश्न हमको यहाँ पर ऐसे मिल चुके हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल विचार करें तो आपको ये बिल्कुल सही लगेगा, तापक्रम नियमन में हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। लेकिन ज्यादा पढ़ लिया है आपने तो क्या होगा, आपको रेगुलेशन ऑफ इमोशन की बात भी होती है, कई सारी चीजें होती है इसके डैमेज से। ठीक है, तो वहां पे जो चीजें हैं वहां पर डाइसी हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 27-28 प्रश्न हमको मिल चुके हैं, 26-27 जो भी हैं, जो आसान और हर कोई लगभग उसको सही मार्क करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ, ये कहाँ कट करती हैं, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हर कोई सही करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 105 में, अ वेरिएबल इज अ डैश टू विच न्यूमरल्स और वैल्यूज आर असाइन। टेस्ट नहीं है, इससे हाइपोथेसिस भी नहीं है, सिंबल है आपका और ये इंडिकेटर भी नहीं है। ठीक है, जनरली कंफ्यूज होंगे सिंबल और इंडिकेटर के बीच में, जो सिंबल मार्क करेगा उसके यहाँ पे +2 है और जो नहीं करेगा उसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर -2 या 0 उसको मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी औसत है, बहुलांक है कौन सा। तो अगर आपको मोड, मीन और मीडियन की कहानी मालूम है तो आपके लिए आसान हो जाता है यहाँ पे कि मोड जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। मोड जो है अनस्टेबल बिल्कुल होता है एवरेज आपका। ठीक है, बहुलांक जो है मोस्ट अनस्टेबल होता है, मीडियन नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता, हार्मोनिक मीन नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको केवल ये देखिए थोड़ा सा मैथ्स वाला सवाल पूछ लिया जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है या स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग है, कभी उन्होंने ज्योमेट्री और हार्मोनिक मीन ये निकाला हो तो उनको बन जाएगा। एल्स यहाँ पे साइकोलॉजी वाले गलत कर सकते हैं, है ना, हो सकता है नए आइटम्स उनके यहाँ पे उसको इसमें से मार्क कर दें कि क्या पता शायद नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपको मोड नहीं, मोड, मीडियन और मीन के बीच में क्लैरिटी मालूम है आपको तो आप बड़ी आसानी से आप मोड पे टिक कर सकते थे।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 103, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिगार्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। हाइट नहीं है, टाइम नहीं है, वेट नहीं है, नंबर ऑफ पर्संस इन फैमिली। थोड़ा सा यहाँ पे ये इजी गोइंग सवाल है। यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल इसे आप असतत चर मानते हैं। ठीक है, तो 27-28 प्रश्न जनरली इसको सब सही करेंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल, अगर आपको वेरिएबल्स कंफाउंडिंग, एक्सट्रेनियस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, उसका आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है, यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, तो आपके लिए इजी गोइंग सवाल हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैरियर असेसमेंट। कैरियर असेसमेंट का क्या पर्पस है यहाँ पे? रिलेशनशिप को मेजर करना नहीं, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, मेजरमेंट ऑफ कैरियर चॉइस, मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल चॉइस। जो पढ़ के गए हो किसको मार्क करेंगे? सी को मार्क करेंगे कि हाँ मतलब होता है। अब यहाँ देखिए, आजीविका परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सिंपल देखिए, लिखा हुआ है हिंदी में, आजीविका पसंद का मापन। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है जब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 118 का क्या सही आंसर है यहाँ पे आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न क्रमांक 29। यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है, आजीविका परीक्षण का उद्देश्य क्या है। कोई आजीविका मतलब क्या है यहाँ पे आपका, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो आपको पैसे कमाने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप आजीविका पसंद का मापन करेगा वो जो परीक्षण है, वो कि आपको क्या करना है, जॉब करना है, जो करना है, कैरियर में क्या चॉइस लेनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो 28-29 प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आसान है, जो आसानी से हर कोई टिक कर सकता है। ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया है तो वो आप देखिए, बल्कि यहाँ तो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अगला जो है, वेयर कैन वी यूज डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट। डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट का हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? निदानात्मक शैक्षणिक परीक्षण हम कहाँ पर कर सकते हैं? ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम में करेंगे, सोशल प्रॉब्लम में करेंगे, रेशियल प्रॉब्लम में करेंगे, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी में। जहां भी देखिए शैक्षणिक की बात आ गई, प्लस 30 सवाल, 29-30 सवाल यहाँ पे आपको आसान वाले मिल रहे हैं। ठीक है, जिसको हर कोई सही मार्क करेगा। पारिवारिक समस्या में नहीं, हर कोई से मतलब यहाँ पे जिसका IQ नॉर्मल 100 है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य महिला, सामान्य पुरुष है, सामाजिक समस्या में नहीं, प्रजातिगत में नहीं, अधिगम असमर्थता में है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट का। किसी भी एजुकेशन टेस्ट का सोचिए आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, है ना, बच्चों पे करेंगे वो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, किसी के पेरेंट्स पे तो करेंगे नहीं आप, या किसी टीचर पे तो करेंगे नहीं आप, या फिर कहीं आप अमेरिका में जाके किसी और रेस पे तो करेंगे नहीं आप। ठीक है, या फिर अफ्रीका में जाके कहीं और करेंगे नहीं आप, सोसाइटी के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है जो हर किसी को नंबर देके जाएगा। तो 30 सवाल आपने देख लिए हैं अभी तक, और अभी पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ है, सॉरी पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ है। अगला देखिए, MMPI परीक्षण, प्रश्न क्रमांक 31 आपका यहाँ पे है, आसान सवाल, हर कोई इसको सही करेगा। MMPI परीक्षण किसने बनाया है? Who has constructed MMPI टेस्ट? हैथवे एंड मैकिनली। हैथवे एंड मैकिनली ने बनाया है, आपके NCERT में भी दिया हुआ है, इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया है। ठीक है, अगला देखिए, स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या मापता है? व्हाट डज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर? सोशल डिस्टेंस, बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन डैमेज, एप्टीट्यूड लेवल, इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, तो हर कोई क्या मार्क करेगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी मार्क करेगा। देख, स्नायु इतना तो मालूम है, न्यूरो की बात हो रही है, न्यूरो मतलब ब्रेन से कोई ना कोई संबंध होता है। ठीक है, जो पढ़ने वाला है वो तो ऑब्वियसली बी को मार्क कर देगा, लेकिन जो नहीं पढ़ के गया है वो क्या सोचेगा? न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब ब्रेन की बात हो रही है, इसका हम सोशल डिस्टेंस में रेयरली इस्तेमाल करेंगे, एप्टीट्यूड लेवल नहीं, इंटेलिजेंस लेवल नहीं, बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन डैमेज, है ना, जैसे ही आपके मस्तिष्क को क्षति होती है उसका हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख रहे हैं आप, +32 यहाँ पर 32 सवाल आपको यहाँ पर आसान वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, ड्यूरिंग एडोलेसेंस मॉरल जजमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ड्यूरिंग एडोलेसेंस मॉरल जजमेंट किस पे निर्भर होता है यहाँ पे आपके? ये हर कोई सही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए आपने कोहलबर्ग का अगर अच्छे से पढ़ा है मॉरल डेवलपमेंट, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ऑब्जर्व नहीं, इमिटेटेड नहीं, ये काम करता है आपके कॉग्निटिव पे। अदरवाइज देखिए, एल्स सोशल यहाँ पर इस प्रकार से मार्क है, तो ये सोशल वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो हर किसी से नहीं बनेगा ये सवाल। अगला देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 76, द अजम्पशन हेल्दी पीपल आर इननेटली गुड एंड इफेक्टिव इज बेस्ड ऑन। इसको सेट किया है प्रश्न को, और यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या दिया है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर वो बोल रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो है आप क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, हेल्दी पीपल आर इननेटली गुड एंड इफेक्टिव इज बेस्ड ऑन। जब उन्होंने ये प्रश्न बना लिया कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है इसका, तो वहां सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्यों वो उन्होंने ऐसा कर दिया कि कॉल रॉजर्स को भी मलाल हो। ठीक है, ये सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक डी इसका सही आंसर है कि जो हेल्दी पीपल है इननेटली गुड एंड इफेक्टिव होते हैं। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लोनलीनेस इज अ मेजर हजार्ड टू एडजस्टमेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज, है ना। प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है कि आप भी बताइए कि क्या लगता नहीं है कि हर कोई इसको मार्क करेगा। किशोरावस्था में कौन अकेला होता है, युवावस्था में कौन अकेला होता है, मध्यावस्था में कौन अकेला होता है? हर कोई होते हैं मेरे साथ, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं हमारे पास क्या होता है? टीवी होता है और घर का कुत्ता होता है। ठीक है, जो भी व्यस्त मतलब इतने ओल्ड एज हो जाते हैं 70-75 ईयर्स के, तब वहां पे क्या खाता है? उनको अकेलापन, कोई बात करने के लिए नहीं, कोई बोलने के लिए नहीं है,
वहां पे क्या खाता है, उनको अकेलापन खाता है। इसको भी देखिए 32-33 सवाल जितने भी हो रहे हैं आसान वाले, यहाँ पे हर कोई इसको यहाँ पर आसानी से मार्क कर देगा। अगला सवाल देखिए, अधिगम प्राथमिक रूप से खालिस्तान पर आधारित है। सेफ साइड जाने के लिए आप सी मार्क करें। गोल और पर्पस दोनों बोल रहे हैं यहाँ पे, लक्ष्य भी होना चाहिए, उद्देश्य भी होना चाहिए। सी दोनों ए एवं बी सही। ठीक है, 34 सवाल जो आसान है ये आपका यहाँ पर मार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। अगला सवाल देखिए 102 नंबर का, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट व्हिच हैज ऑलरेडी अकर्ड टू इट्स प्रोबेबल कॉजेस, रिसर्च इज नोन एज फील्ड स्टडी, सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल। जब एक अन्वेषणकर्ता उस प्रभाव को जानने का प्रयास करता है जो पहले ही संभावित कारणों में से एक हो, तो अनुसंधान जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टो से, तथ्योत्तर अनुसंधान से इसको जानते हैं। अगर पढ़ के गए हैं तो ये आसान सवाल है, इसमें कोई बड़ा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कितने थे आपके 33-34 जितने भी थे आपके आसान सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, अनुसंधान में जहां अनुसंधानकर्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वतंत्र चर पर हो कहलाता है। इन द रिसर्च वेयर रिसर्चर हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, कौन क्या कहलाती है वो कहलाती है आपकी 35 सवाल आपके लगभग ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं, 35 सवाल आपके आसान वाले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रयोगात्मक अनुसंधान की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर प्रश्न क्रमांक 101 का। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद 2 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर कोश और चित्त, मानस एंड चित्त, कर्मा एंड संचित, कर्मा एंड वृत्ति। तो यहाँ पे आपके सामने सही उत्तर क्या है प्रश्न क्रमांक 100 का, आपका मानस एंड चित्त। ठीक है, ये जो है इसका आंसर सही है, कोश और चित्त नहीं होगा, ना पंचकोशास की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग मार्क करें इसको, कर्म को भी कर सकते हैं, कर्म वाला तो नहीं करेगा, ए और बी को ज्यादातर लोग मार्क करेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपके लिए ज्यादा हो जाती है। अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब मेकिंग नहीं डिसीजन मेकिंग ऑपरेट्स मोस्टली विद इन विच ऑफ कन्फाइंस, आपकी बाउंडेड रेशनैलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 144। फिर स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे आपके जो स्क्वायर है वर्ग किसका कॉन्सेप्ट है, आपके फॉर्मल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको सही मार्क करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। औपचारिक संप्रत्यय यहाँ पे आपका सही आंसर है, फॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इसका आपका सही आंसर है। कोई नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, और जिसको कुछ नहीं आता वो तो कुछ भी मार्क कर देगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जनरली लोग औपचारिक संप्रत्यय को यहाँ पर मार्क करेंगे। अगला देखिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड के लिए क्या जरूरी है, दिग्भ्रमात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, डिडक्टिव, इंडक्टिव। यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, जो कि सही आंसर है, पहले भी आपको बता चुके हैं। फॉर्मल रीजनिंग नहीं है, इंडायरेक्ट रीजनिंग नहीं है, दो था डाइसी, ए या बी में से कुछ भी हो सकता है। उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग को यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ये पहला स्टेप होता है, उसके बाद आपकी डिडक्टिव रीजनिंग की ओर हम जाते हैं जब भी हम अनुभवजन्य पद्धति की बात करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। अब पुलिस पर्सनल ग्रुप यहाँ पर फेवरेबल ओपिनियंस अबाउट अदर पुलिसमैन एंड लेस फेवरेबल ओपिनियंस अबाउट मीडिया पर्सनल इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, ये क्या है आपका प्रेजुडिस भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप हो रहा है। ये सिंपली क्या है आपका इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस है, अंतः समूह बाह्य समूह अभिनेति का। ठीक है, ये सिंपल है आपका, ये इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस होता है। डिस्क्रिमिनेशन तो कुछ कर नहीं रहा है ना कि उनको ज्यादा देगा उनको कम देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 80 के बारे में, डीएसएम इज फर्स्टली पब्लिश्ड इन, तो जो पढ़ के गए होंगे उनको बनेगा, बाकी तो फिर यहाँ पे तुक्का लगाने वाली बात है। डीएसएम की बात करें, डीएसएम पहले कब पब्लिश किया गया आपका 1952 के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एब्नॉर्मल बिहेवियर में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, कब होता है आपका ये उपयुक्त सभी, देखिए हर कोई इसको मार्क कर देगा ऑल ऑफ द अबव को। 36-37 सवाल आपके आसान वाले यहाँ पर हो जा रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो हम किसको मार्क करेंगे, ऑल ऑफ द अबव सभी होगा यहाँ पर। मानव का उल्लंघन, नॉर्म वायलेशन, सांख्यिकी दुर्लभता, पर्सनल डिस्कम्फर्ट, व्यक्तिगत असहजता यहाँ पर होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर। अब बात करते हैं अगला जो है यहाँ पे देखिए सवाल, वो बोल रहा है यहाँ पे विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट वाला सवाल है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ए एंड बी बोथ। ठीक है, ए एंड बी बोथ यहाँ पे सी आंसर है इसका 141 का, बोथ 1 and 2। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एन अकाउंटेंट, यहाँ पे एक लेखाकार जो है अंतिम अंक स्मरण याद रहता है जिसकी गणना उसने की थी, लेकिन यदि उसे बाधित करता है तो क्या है, विच मेमोरी इज ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, यहाँ पे आपकी एसटीएम मेमोरी जो है यहाँ पे 140 के अंदर यहाँ पे आपकी ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस हो जाएगी। एंड सभी लोग लगभग इसका सही आंसर करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे कितने हो गए थे, काउंटिंग भूल गए, 38 जो भी सवाल थे वो यहाँ पर आपके लिए आसान वाले लग रहे हैं जो कि आपने इसको मार्क किया होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग इसको मार्क सही करेंगे। आइकॉनिक इक्विक कर सकते हैं कुछ लोग मार्क, लेकिन एसटीएम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इसको मार्क करेंगे। एलटीएम तो यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो एसटीएम आपका यहाँ पर सही आंसर होता है प्रश्न क्रमांक 140 के अंदर। अब बात करें द थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय,
कि ये थ्योरी है कॉजल एट्रीब्यूशन की, किसने दी है? हेनरी ने दी है, मेयो ने दी है, कैली ने दी है, या फिर फेस्टिंगर ने दी है। तो यहाँ पे दी है आपकी कैली ने ये कॉजल एट्रीब्यूशन की थ्योरी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच एक्सेप्ट्स द व्यू दैट बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स प्ले सम रोल इन सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? प्रश्न क्रमांक 65 को ये बोलते हैं आपकी सोशियो बायोलॉजी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग डिसलाइक इनकंसिस्टेंसी एंड स्ट्राइव टू रिड्यूस इट, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 39 नंबर की, इसको लोग सही करेंगे। ठीक है, साइकोडायनामिक अप्रोच नहीं है, सोशल कॉग्निशन नहीं है, फील्ड थ्योरी भी नहीं है। फील्ड थ्योरी और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है करेक्ट इसका? आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी दी है किसने हमको? लियोन फेस्टिंगर ने। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए एक 40 नंबर का सवाल आपके लिए आसान तोहफा यहाँ पे, मतलब आप देख रहे हैं पेपर के अंतर्गत आपको लगभग 40 सवाल आपको जो है इजी गोइंग आपको मिल रहे हैं। 40 सवाल यहाँ पे, ठीक है, जो जनरली हर कोई एक सामान्य मनोविज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति, महिला पुरुष बालक बालिका, इसको सही करेंगे। अब 4 years ओल्ड चाइल्ड हैज 5 years मेंटल एज, मेंटल एज का फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पे IQ का, और आपका जो है उत्तर वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, तीनों होती हैं, क्या नहीं है? इकोनॉमिकल। तो सामान्य पढ़ने वाले मतलब साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इसको गलत नहीं करेंगे, आप पहुंच गए हैं 41 सवाल तक। ठीक है, इकोनॉमिकल इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 113 का। अब देखते हैं आगे यहाँ पे अगला सवाल जो है, फॉर होम इज स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला इज यूज्ड, ये हर किसी से बनेगा नहीं, बन सकता है। फॉर होम इज स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला यूज्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं हम फॉर टेस्ट रिलायबिलिटी के लिए, ना ही किसी नॉर्म के लिए, ना ही वैलिडिटी के लिए, ना ही काय स्क्वायर टेस्ट के लिए। इसका इस्तेमाल करते हैं हम परीक्षण की विश्वसनीयता हेतु। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 111 क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 111 बोल रहा है अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन 42 43 जो भी नंबर है वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत माप, है ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है और स्टैंडर्डाइज मेजर होता है। कोई भी टेस्ट हम बिना स्टैंडर्डाइज किए उसे, है ना, बिना उसको मानकीकृत किए हम उसको दे नहीं सकते हैं, एथिकल वहां पर नहीं होगा। ना ही कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मेजर की बात ही नहीं है, डी भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है प्रश्न क्रमांक 111 का। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 53 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन 3 आवर्स ऑफ एरिक्सन। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रिचुअलिटी, खराब सवाल, ये आपको कट ऑफ में कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, मतलब कट ऑफ से ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, सभी लगभग इसका गलत उत्तर देंगे। अगला सवाल देखिए प्रश्न क्रमांक 52 यहाँ बोल रहा है सोशल इंटरेस्ट इन द बैरोमीटर ऑफ सोशलिटी द पर्सन हु गिव द स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पे लग वाला सवाल है, कुछ भी नहीं मालूम किसने स्टेटमेंट दिया है अचानक से। एल्डर जो है इसका यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 52 का सही उत्तर है, एल्डर ने दिया है आपको, फ्रॉम नहीं, जंग नहीं, हॉर्नी नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, वह उपागम जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है उसे कहा जाता है। द अप्रोच विच अंडरस्टैंड्स द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड स्ट्रेसेस द प्रेडिक्शन ऑफ हिज बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन इज कॉल्ड इडियोग्राफिक, कार्डिनल, सेकेंडरी एंड सोर्स स्टेट अप्रोच। इसको इन्होंने आंसर क्या दिया है? इन्होंने आंसर दिया है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, इडियोग्राफिक अप्रोच इसको कहते हैं। अब ये पूछना पड़ेगा कि ये क्यों कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होता है इडियोग्राफिक उपागम, सही आंसर हो सकता है। मे बी वो कहना चाह रहे हो द अप्रोच विच अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड स्ट्रेसेस, तो यहाँ पे वो नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक पे कंफ्यूज हो गए और आपको ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे कार्डिनल, सेकेंडरी एंड यहाँ पे सोर्स स्ट्रेट अप्रोच। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं अगला सवाल जो यहाँ पे बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा सही सेट करते तो थोड़ा सा ऑप्शन सही लगता है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 122 में बोल रहे हैं द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी इज रिलेटेड विथ, इसका संबंध है आपके चक्षु संवेदना से, विजुअल सेंसेशन 43। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 43 44 जो भी है, द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट द लाइट स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम, प्रश्न क्रमांक 121। यहाँ पे इन्होंने पूरी रेंज की रेंज ही पूरी गलत दी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको जैसा बताया था कि आपने अगर डी मार्क किया है तो आप सेफ साइड में है, तो उन्होंने उत्तर भी इसी को दिया है। प्रश्न क्रमांक 121 का आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये होती है आपकी 350 to 780, यहाँ पे 352 आपका 700 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आते हुए भी जो बच्चे गलत कर देंगे, ए मार्क कर देंगे और डी मार्क कर देंगे और बी सी मार्क कर देंगे, है ना। आते हुए भी गलत हो रहा है सवाल, सवाल बड़ा ही खराब सेट है ना। केवल कम से कम देख के एनसीईआरटी से दे रहे हैं तो कम से कम देख के आंकड़ा ही सही दे दें, है ना। टाइपिंग जो कर रहे हैं उनको 50 रुपये ज्यादा दे दें, लेकिन टाइपिंग सही करवाएं एटलीस्ट। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक और 44 नंबर 45 नंबर का सवाल आपका
जो आसान है 120 इसका उत्तर है। गिलफोर्ड मॉडल की बात करें 180 बाद में, पहले 120 ये कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में सीधा सीधा यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यह देखिए ये सवाल हर किसी से नहीं बनेगा। भविष्यवाणी वैधता, वैधता का एक प्रकार है। प्रेडिक्टेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ डैश वैलिडिटी, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 120। और ये क्या होती है आपकी कसौटी संबंधित क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे आई गेस यहाँ पे आपका पेपर समाप्त होता है। यस, यहाँ पे आपका पेपर समाप्त होता है। तो ये था आपके लिए कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपके साइकोलॉजी एमपी सेट एग्जामिनेशन का, जो हुआ था आपका 2023 में। ठीक है, तो इसको आप देखा आपने कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे सवाल दिए थे, कैसे कैसे अजीबोगरीब सवाल थे, कैसे कैसे इजी सवाल थे। इजी सवाल की बात करें तो आप देखिए 40 to 45% आपका इजी गोइंग सवाल है, जो एक नॉर्मल पढ़ने वाला व्यक्ति उसको आराम से टिक कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल पढ़ने वाले की बात हो रही है यहाँ पे, 2 दिन पढ़ने वाले की बात नहीं। नॉर्मल पढ़ने वाले जो है 40-35% इजीली स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो बाकी सवाल बच जा रहे हैं, 55-50 सवाल जो बच जा रहे हैं बाकी के, है ना, वहां पे आपकी एलिमिनेशन एंड वो सब चीजें काम करेगी। तो आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा, है ना। सेम जाएगा इसमें आपके पेपर 1 के लिए भी जाएगा, तो उसको भी आप जो है देख सकते हैं पेपर 1 में कितने आपके आसान सवाल थे। उस हिसाब से आपको और आइडिया लग जाएगा कट ऑफ वगैरह किस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहली बार पेपर हो रहा है तो वो भी बताते हैं अभी कितना कट ऑफ जाएगा, कितना अप्लाई हुआ था, वो सब चीजें वहाँ पे डिफर करेंगी, मैटर करेंगी वहाँ पे। तो भी आपको ये सवाल देख के जनरल आइडिया लग चुका होगा कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने कहाँ गलती नहीं करनी थी। ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये था आप लोग के लिए। अगर आपको कुछ क्लेम वगैरह करना है, जैसे 1-2 सवाल थे, तो उसके लिए आप क्लेम वगैरह कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम वेट करेंगे इसका, वेट करेंगे अब हम इसका जो फाइनल कट ऑफ आएगा। अब देखिए 7 दिन तो आपको दिया हुआ है क्लेम करने के लिए, 7 डेज में आप क्लेम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। क्लेम कर लीजिए, चांसेस प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि चेंज हो जाए कुछ, है ना, और नहीं भी है कि नहीं हो जाए चेंज कुछ। ठीक है, तो वेट करना है किसका, वेट करना है अब फाइनल कट ऑफ का, एंड देन आपके रिजल्ट का वहां पर आपको वेट करना है। ठीक है, रिजल्ट आपका और कट ऑफ आई गेस ये आपको साथ साथ ही देंगे। ठीक है, जैसे आपके नेट में होता है उसी हिसाब से हो सकता है सेट में भी दें, या हो सकता है कि पहले आपको कट ऑफ दे दें, रिजल्ट दे दें बाद में, ना, कुछ भी सीन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी परीक्षा दी, ऑल दी बेस्ट आपको इस एग्जाम के लिए। आपने दिया, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द एग्जामिनेशन क्लियर करें, सेट का एग्जाम, और आगामी आने वाली एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या फिर दूसरी कोई एग्जाम भी आप दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ वहाँ अदर स्टेट्स की, तो उनके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको केवल यही नाम आपको सर्च करना है, सर्च करते ही वहाँ पे आपको नीचे मिलेगा ज्वाइन का बटन, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे द्वारा दी गई कोई भी अपडेट्स या जो सभी चीजें हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आसान नहीं था तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरों को भी मालूम पड़े कि क्या आसान था और क्या नहीं था आपके लिए या नहीं। ठीक है, बट सब्जेक्टिव बात है। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।